बच्चों अभी हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच एक्ट्स टू रिड्यूस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो मोशन को कम करने की कोशिश करता है, जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है मोशन के, वो हमारा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, हमने उसकी यूनिट देखी। फ्रिक्शनल फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उसे हमेशा न्यूटन में मेजर करेंगे। फिर हमने देखा कि फ्रिक्शन आता कैसे है, ओरिजिनेट्स कहाँ से होता है। तो बच्चों कहाँ से होता है? रफनेस की वजह से, अनइवननेस की वजह से, इरेगुलर सरफेसेस जब कांटेक्ट में आती है, जब हमारा फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होता है, ओरिजिनेट्स होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन के हमारे डे टू डे लाइफ में क्या क्या इफेक्ट होते हैं, किस तरह से फ्रिक्शन के इफेक्ट होते हैं। जैसे कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ज़रूरी नहीं है कि मोशन किस डायरेक्शन में हो, लेकिन हमेशा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस होगा या फिर एक्ट होगा। ठीक है, अगर हम ब्लॉक को आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक को हम पुश कर रहे हैं, हम ब्लॉक के ऊपर किसी अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ब्लॉक का जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर लग रहा है वो लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम कार्ट को मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमारा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो बच्चों इससे क्या समझ आता है? इससे ये समझ आता है कि अगर मोशन हमारा लेफ्ट में हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा राइट की तरफ होगा, और अगर मोशन हमारा राइट से हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा लेफ्ट की तरफ होगा। ठीक है, हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, इंट्रोड्यूस होगा। तो वो फोर्स हमारा कौन सा होगा बच्चों? वो हमारा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ये एक इफेक्ट होता है फ्रिक्शनल फोर्स का। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ही नहीं लगता, लेकिन जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी स्टॉप है, स्टेशनरी है, उसके ऊपर भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है। कैसे? फ्रिक्शनल फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो बॉडी ऑलरेडी स्टेशनरी है, ऑलरेडी रेस्ट पर है, वो उसे मोशन में भी नहीं आने देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ब्लॉक को या फिर बॉल को हमने किक किया, बॉल गई, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे जाके बॉल रुक गई। किसकी वजह से रुक गई? इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इंट्रोड्यूस हो गया, उसकी वजह से क्या गई? बॉल पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके स्टॉप हो गई। ठीक है, और वो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में भी नहीं आने देगा। जैसे कि तब भी किसी भी हम स्टोन को पुश कर रहे हैं, स्टोन के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डिफ़िकल्ट होता है उसे मूव करना ऑन अ रफ सरफेस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कौन सा फोर्स इंट्रोड्यूस होता है बच्चों? वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इंट्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से स्टोन को पुश करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, रफ सरफेस के ऊपर हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स। ठीक है, जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं कि जो सरफेस है वो हमारी रेगुलर होगी, इरेगुलर सरफेस होगी, रफ होगी, स्मूथ होगी, इवन होगी, अनइवन होगी। ये सारे पॉइंट्स हमारे माइंड में आते हैं। ठीक है, जब हम फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स जब हमारे माइंड में आ रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो फ्रिक्शन है वो नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सरफेसेस के जो आपस में कांटेक्ट है उसमें। क्योंकि अगर दोनों सरफेस स्मूथ हुई तो फ्रिक्शन बहुत ही कम होगा, इंटरलॉकिंग होगी ही नहीं या फिर बहुत ही कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर वही रफ सरफेस हुई तो इंटरलॉकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी दोनों सरफेसेस के बीच में, तो वहीं पे फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। जो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। स्मूथनेस ऑफ द कांटेक्टिंग सरफेसेस डज अफेक्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन
द सर्फेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट, मतलब कि जो दो सरफेस है उनके बीच में इंटरलॉकिंग कितनी है, रफनेस कितनी है, स्मूथ है या नहीं है, उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ इसका, मोटे तौर पर हम देखें तो इस लाइन से क्या मतलब निकलता है, इस लाइन से ये मतलब निकलता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, सरफेस के नेचर के ऊपर। सरफेस कैसी है, स्मूथ है, रफ है, इवन है, अनइवन है, इन सब फैक्टर्स के ऊपर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है हमारा, the force of friction is directly proportional to the normal force. When a body is moving over a horizontal surface, it presses down against the surface with the force equal to its weight. ठीक है, यह हमारा वेट हुआ और यहाँ पर जो फोर्स हमारा होगा वो होगा हमारा नॉर्मल फोर्स। तो कहीं ना कहीं बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स जो हुआ वो हमारे नॉर्मल फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एन इंक्रीज इन वेट ऑफ द बॉडी कॉजेज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। मतलब जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका ये मतलब हुआ कि जब हम वेट इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ साथ फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट को हम मूव करने की कोशिश कर रहे हैं अनइवन सरफेस के ऊपर, तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इंक्रीज इन वेट कॉजेज इंक्रीज इन फ्रिक्शनल फोर्स। अगर वेट इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स not depend on the amount of area in contact between the two moving object। मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी दो सरफेस के बीच में जितना एरिया कांटेक्ट में है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, ज़रूरी नहीं कि इतना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है या फिर इतना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, लेकिन बस एरिया कांटेक्ट में आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कम या ज़्यादा, फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्टली जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। जो सरफेस का नेचर हुआ, सरफेस स्मूथ हुई, रफ हुई, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है हमारा मास, अगर मास इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मेनली तो फ्रिक्शनल फोर्स दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो मास और एक नेचर ऑफ द सरफेस। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी विद द रिस्पेक्ट टू द सरफेस एज लॉन्ग एज द वेलोसिटी इज नॉट टू हाई। वेलोसिटी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, कब तक, जब तक उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ फोर्स देखे थे, वैसे ही हमारे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस भी होते हैं। फ्रिक्शन के भी टाइप होते हैं कि फ्रिक्शन किस तरीके से हो रहा है, किस टाइप का हो रहा है। जैसे कि On the basis of its nature, frictional force can be divided into 3 types। नेचर के बेसिस पे हमने फ्रिक्शनल फोर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, नेक्स्ट है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और उसके बाद है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है,